हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे लिबरल फेस जो कि 1885 से लेकर 1905 तक है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भारत के संपूर्ण इतिहास में एक ऐसा क्रांतिकारी चरण है जिसने भारतीय समाज को शायद ही सबसे अधिक समर्थ बनाया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को इसी वजह से आधुनिक विश्व के समाजों के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में इसकी गणना की जाती है। उदारवादी आंदोलन ने भारतीय राजनीति को सक्रिय होने का अवसर प्रदान किया है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन। अंग्रेजी शासन काल के समय विभिन्न कारणों से भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ है। शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करना, उसे खत्म कर देने का विचार ही स्वतंत्रता आंदोलन के बीज बोए हैं। इस विचार में भारतीय समाज में उत्पन्न हुए विभिन्न कारणों से भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में थे तो उस टाइम वो लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत मारते पीटते थे, उनसे काम करवाते थे अपने फ़ायदे के लिए, और उन्हें एक टाइम का खाना तक भी नहीं देते थे वो। ओके, तो उस टाइम लोग दुखी हो चुके थे। अब उनके अत्याचारों से लोग दुखी हो चुके थे। वो क्या करते, तो वो आंदोलन चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो जब उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किए तो उनमें उदारवादी लोगों ने भी आंदोलन चलाने शुरू किए। ये उदारवादी चरण जो है, उसके बाद एक गरम दल चरण आता है। तो ये दोनों अलग अलग चरण हैं। मतलब उदारवादी मीन्स है कि ये लोग बहुत ही शांति से ब्रिटिश से अपनी बात मनवाना चाहते थे। ये कोई मारपीट नहीं करना चाहते थे या कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। ये सिर्फ आराम से बैठकर उनसे अपनी बातें मनवाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि जो सामने वाले हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो बहुत ही ताकतवर हैं, तो वो उनसे जीत तो नहीं पाएंगे लड़ाई में, लेकिन एटलीस्ट इसलिए वो चाहते थे कि हम लोग आंदोलन चलाएं, जिससे उन्हें लगे कि हाँ, इनको इस चीज़ की ज़रूरत है और वो हमें चीज़ वो दे दे। सिर्फ वो इतना चाहते थे उदारवादी लोग थे। जो उदारवादी लोग बिल्कुल भी लड़ाई के पक्षधर में नहीं थे। ओके, उसके बाद जो गरम दल आते हैं, इन्हीं में से कुछ व्यक्ति निकल कर गरम दल का निर्माण करते हैं और फिर आगे जाकर वो गरम दल वाले लोग कहलाते हैं। और वो गरम दल मीन्स कि वो बहुत ही आक्रामक विचार रखते थे। वो कहते थे कि हमें ऐसे आंदोलन करके भी ये कुछ नहीं देने वाले, तो इससे बेटर है कि हम लोग कुछ और तरीके से पाने की कोशिश करें। जिसमें आप कई सारे लोगों को देखते हैं, जैसे लाला लाजपत राय जी थे, बिपिन चंद्र पाल, ये सब उसमें गरम दल में आते हैं। तो वो इसी दल से निकल के आगे जाके गरम दल के रूप में परिवर्तित हो गए थे। ओके, अभी हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट। वो कहते हैं कि हमें शासन के विरुद्ध, जो भी ब्रिटिश लोगों का शासन कर रहे थे, वो इंडिया में बहुत ही बुरे तरीके से वो शासन कर रहे थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे। तो जो जिनको मारते पीटते थे, उनके मन में ये विचार आना है इस आंदोलन की, हमें इनसे आज़ादी चाहिए। यही बहुत बड़ी बात है और यही बातों ने आगे चलकर उनसे आंदोलन करवाए हैं। ओके, तो उन आगे चलकर आंदोलन करवाए हैं। ओके, तो देखिए राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। अब ये जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में पैदा हुई कि हमें अपने राष्ट्र को आज़ाद करवाना है, हमें अपना राष्ट्र चाहिए, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है, उसके कारण क्या क्या थे। राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। भारतीय हितों और उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। जो भारतीय हित थे ना, वो उपनिवेश वाले जो व्यक्ति थे वो नहीं समझ सकते थे। ठीक है, उनमें विरोध चलता रहता था हमेशा। भारत में आर्थिक राजनीतिक एकीकरण के रूप में उभरना। भारत में आर्थिक राजनीतिक एकीकरण के रूप में उभरना, भारत को आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के रूप में उभारना ही मुख्य बात मानी जाती है। तो अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम पश्चिम चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। सामाजिक धार्मिक सुधार और आंदोलन। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवों का उत्थान, ये सब उनके कारण थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे कि समाज में जो भी धार्मिक व्यक्ति थे उनसे रिलेटेड आंदोलन चलाए जा रहे थे। पश्चिमी चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव दिखाई दे रहा था।
तो वो लोगों को पसंद नहीं था कि हमारे यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा चलाई जाए। अंग्रेज अपना शासन चलाने के लिए लोगों को शिक्षित कर रहे थे, अपनी भाषा सिखा रहे थे ताकि लोग उस भाषा को सीखें और वो आसानी से कम दाम के ऊपर उन्हें अच्छे से काम करने मिल जाएं और उन्हें कोई ज़्यादा इसमें हाथ ना लगाना पड़े, उन्हें काम करने के लोग यहाँ से ही मिल जाएं। क्योंकि वो जब ब्रिटिश से लोगों को बुलाते थे अपने लोगों को, तो वहाँ के लोगों को उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो उसके चक्कर में उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इंडिया के लोगों को ही तैयार करें और उनसे ही उनको कम पैसे में भी हम काम करवा सकते हैं उनसे। तो उन्होंने शिक्षा देनी शुरू करी उन्होंने। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव। इस समय स्पेन तथा पुर्तगाल के दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों के स्थान पर नए राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो रहे थे। यूनान में भी यूरोप में भी यूनानी तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और के सामान्य रूप से उनका विशेष रूप से भारतीयों में प्रभाव दिखाई देता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने आंदोलन पर व्याख्यान दिए और कई लेख लिखे। तो जो समकालीन यूरोपीय आंदोलन प्रभाव, यानी कि स्पेन या पुर्तगाल या दक्षिण अमेरिका, ये सब उपनिवेशों के स्थान पर भी कई नए राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो गए। तो इंडिया वालों को भी लगता था कि हाँ, हम भी आज़ादी पा सकते हैं। तो यूनान में जो भी वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, इटली में हुए थे, उन लोगों ने इसी तरीके से स्वतंत्रता पाई थी। तो इंडिया के जो लिबरल फेस वाले लोग थे वो भी यही चाहते थे कि हम इस तरीके से सफलता को पालें। तो इसमें देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, लाला लाजपत राय जी जिन्होंने बहुत सारे नोट लिखे, व्याख्यान किए, आंदोलनों के ऊपर व्याख्यान किए, लेख लिखे बहुत सारे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो हमारा साथ दे सकें और हम आज़ाद हो सकें। यही लिबरल फेस वालों की एक कामना थी कि हम आज़ाद हो सके किसी तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए इल्बर्ट बिल 1883। अब एक इल्बर्ट बिल आया अंग्रेज़ों की तरफ से 1883 में। लॉर्ड रिपन थे उस टाइम जब इल्बर्ट बिल आया था। तो कौन थे? लॉर्ड रिपन। आपसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड रिपन। के समय में इल्बर्ट बिल को लेकर इस समय एक विशेष समस्या खड़ी हो गई थी। इसके द्वारा भारतीयों को यूरोपियन अधिकारों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। उन्होंने इसके माध्यम से जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यूरोपियन लोगों की प्रतिक्रिया स्वरूप वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा। यूरोपीय अधिकारी वर्ग ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का निर्माण कर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। अंग्रेजों ने इस जाति अहंकार ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया था। देखिए ये इल्बर्ट बिल आया था, इसमें जो भी भारतीयों को यूरोपियन अधिकारों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। जहाँ उन्हें इसके माध्यम से जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थता समाप्त करने का प्रयत्न किया। जो भी जाति भेद पर आधारित जो भी असमर्थताएं थी उनके ऊपर न्याय दिलाने का कार्य किया गया। तो ये देखिए यूरोपीय लोगों की प्रतिक्रिया स्वरूप वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा। जो भी यूरोपियन लोग थे उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप वायसराय ने इस अधिनियम को बदल दिया। यूरोपीय अधिकारी वर्ग ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का निर्माण कर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। अंग्रेजों ने इस जाति अहंकार के राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। उन्होंने इल्बर्ट बिल को पहले लाया और पहले बंद कर दिया, तो उसके यूरोपियन लोगों के दबाव के ऊपर उन्हें बंद कर दिया। तो उसके बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। साहित्य की भूमिका के रूप में किन किन लोगों ने अपना साहित्य से लोगों को अंदर आंदोलन को तैयार करने की कोशिश की, वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, लक्ष्मीदास वेजरुआ, नर्मद सुब्रमण्यम भारती ने राष्ट्रवादी के बीज बोए।
ओके। इन लोगों ने साहित्य के माध्यम से लोगों को जागृत करने की कोशिश करी है। ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी, जिसमें 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। यानी कि 1885 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की और 72 राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। अखिल भारतीय स्तर पर ये भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। A.O. ह्यूम, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न मुद्दों पर व्यापक वादविवाद की स्थिति देखने को मिलती है। ओके। राष्ट्रीय कांग्रेस बनने में भी कई टाइम लग गया था, सीधे ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बन गई थी। ओके। उसमें भी कई सारे उतार चढ़ाव होकर के वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया और उसके अध्यक्ष बने थे 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके। तो ये देखिए, सेफ्टी वॉल सिद्धांत आया, उनकी भूमिका कांग्रेस की स्थापना का कारण बनी। ओके। उद्देश्य दीर्घकालीन विकास एक परिणाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय विकास का परिणाम थी, जो बहुत ही लंबे समय से विकास चला रहा था, उसका परिणाम थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1860 और 1870 के दशक से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना लगी थी। कांग्रेस की स्थापना इस बढ़ती हुई चेतना का पराकाष्ठा थी। कांग्रेस के गठन के पूर्व स्थापित हुए राजनीतिक संगठनों में इस चेतना एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक में लिखा था, हाउ इंडिया रोड फॉर फ्रीडम। मैं ये विचार प्रस्तुत किया था कि 17 भारतीय जिन्होंने दिसंबर 1884 में एंडायर में थियोसॉफिकल सम्मेलन में हिस्सा लिया कि एक निजी बैठक में कांग्रेस के विचार को मूर्त रूप दिया था। कब मिला था मूर्त रूप इसको? 17 भारतीयों ने दिसंबर 1884 में एंडायर में थियोसॉफिकल सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें एक निजी बैठक में कांग्रेस का विचार को मूर्त रूप दिया गया था। ओके। ये देखिए एनी बेसेंट जी की पिक्चर है ये। तो इन्होंने अगर आपसे बुक पेपर में पूछ लिया जाए कि हाउ इंडिया रोड फॉर फ्रीडम, ये बुक किसकी है, तो किसकी है ये बुक? एनी बेसेंट की बुक है ये। ओके। कांग्रेस के विचार को मूर्त रूप दिया गया। A.O. ह्यूम, S.N. बनर्जी इसमें शामिल हुए थे। ह्यूम ने कोलकाता विश्वविद्यालय में स्नातकों का एक खुला पत्र लिखा, जिसमें कहा, बिखरे हुए विद्यालय के स्नातकों को बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान तथा अच्छे आशय वाले क्यों ना हो, अकेले तो शक्तिहीन ही होते हैं। ह्यूम जी ने बोला कि जो भी बिखरे हुए विश्वविद्यालय के स्नातकों के बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान क्यों होना हो, क्योंकि एक व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, जब तक वो उसके साथ और मिलकर नहीं चलते, तब तक उस बंदे की अकेले की शक्ति किसी काम की नहीं होती। जब हम मिलके कोई काम करते हैं तभी हमारा वो काम अच्छे से हो पाता है। ओके। आवश्यकता है संघ के संगठन की और कार्रवाई करने के लिए एक निश्चित प्रणाली की। ओके। तो उसमें क्या आवश्यकता थी? उसमें आवश्यकता थी एक संघ बनाया जाए जिसमें सभी लोग मिलकर काम करें और कार्य को एक प्रणाली के अकॉर्डिंगली करने की, उसको एक ढंग से करने की। ओके। अब देखिए A.O. ह्यूम 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये है A.O. ह्यूम जी की पिक्चर्स है ये, की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ओके। संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था मुंबई। इसी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ज्ञात है कि सम्मेलन आयोजन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। उस टाइम उसे मुंबई नहीं बोला जाता था, उसे बम्बई बोला जाता था। बम्बई। ओके। उस टाइम मुझे बम्बई बोला था, मुंबई तो अब बोला जाता है। ओके। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। कोलकाता के प्रमुख वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। सुरेंद्र नाथ जी नहीं, सॉरी, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ओके। तो देखिए
लोगों ने भाग लिया, जिसमें से प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश एदलजी, काशीनाथ बिहारी, राघवचारी, NG चंद्रावरकर, S सुब्रमण्यम। ओके, तो ये सब थे। और ये देखिए दादा नौरोजी जी की पिक्चर, दादा भाई नौरोजी जी की पिक्चर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य, भारतीय राष्ट्रीय निर्माण को बल देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, हम ये देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय निर्माण को बल देना, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना और राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में लाना, प्रासंगिक आदर्शों मूल्यों को प्रोत्साहित करना, लोक संप्रभुता की संकल्पना को विकसित करना, औपनिवेशिक शासन की वास्तविक प्रकृति के प्रति लोगों में समझ विकसित करना, साझा अखिल भारतीय राजनीतिक मंच को स्थापित करना, सुदृढ़ बनाना, अखिल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को विकसित करना। अब देखिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की विचारधारा क्या थी। उदारवादियों की नियमबद्ध प्रगति में आस्था थी। उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने ही लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए वैधानिक रास्ते को अपनाया। वह जन जागरण और जन शिक्षा का विकास करना चाहते थे। वह अंग्रेजों को ये बताना चाहते थे कि भारतीय जनता की मांग जो है वो न्याय संगत है। इन्होंने विनम्रता पूर्वक अपनी अपीलों को करना शुरू कर दिया। दरखास्त भेजना, सभाएं आयोजन करना, प्रेस द्वारा प्रचार करना आदि तरीकों के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करी है। इन्होंने अपने कार्यकाल को ऐसे मुद्दों से दूर रखा जिसमें दूसरे वर्ग के विरुद्ध खड़ा हो जाए या समाज सुधार का मुद्दा इनकी सूची में नहीं था। ओके, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगें थी। विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उचित सरकारी नौकरियों में अवसर एवं भाषण लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना जाए। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी यानी लिबरलिज्म फेस वाले थे, वो सिर्फ यही उनकी मांगें क्या थी, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा, सैनिक खर्च में कटौती, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति, नमक कर्ज माफ़ कर दिया जाए, इंग्लैंड तथा भारत में ICS की परीक्षा आयोजित कर सिविल सेवा का भारतीयकरण करना, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग कर दी जाए, होम चार्जेस जो लगते थे उनमें कमी की जाए, भारत में कुलियों के साथ दुर्व्यवहार की समाप्ति करना, वन कानूनी प्रशासन द्वारा उत्पन्न किए गए कष्टों का निवारण करना, देश में उद्योगों को बढ़ावा देना, कारखानों में श्रमिकों की स्थिति को सुधारना, आर्म्स एक्ट को रद्द करना। इनकी प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगें थी ये। ओके, अब हम देखिए, ये था हमारा लिबरलिज्म फेस जिसमें बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो ये देखिए इनके, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बता देती हूँ। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि उदारवादी चरण कब से कब तक था। तो कब से कब तक था उदारवादी चरण? 1885 से लेकर 1905 तक कौन सा चरण था? उदारवादी चरण था। ओके, और देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद के कारण क्या थे, राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ था उनमें, उसके कारण। और ये देखिए समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। इल्बर्ट बिल कब पास आया था? इल्बर्ट बिल कब लाया गया था? 1883 में लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम साहित्य की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1885 में। ओके, अब देखिए सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। ओके, तो ये सब, और इसमें कितने लोगों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? 72 लोगों ने मिलकर रखी थी। ओके, तो ये देखिए एनी बेसेंट जी की बुक का नाम है हाउ इंडिया रोड फॉर फ्रीडम। ओके, और थियोसॉफिकल सम्मेलन में कांग्रेस की विचार को मूर्त रूप किन्होंने दिया था? 17 भारतीयों, दिसंबर 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी सम्मेलन हुआ था। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट हाँ जी, ये देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था, कुल 32 लोगों ने भाग लिया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष चुने गए थे। ओके, यानी कि 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। ओके, देखिए दादा भाई नौरोजी की पिक्स। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की विचारधारा क्या थी? वो किस विचारधारा से चले थे? जो हमारे उदारवादी फेस के लोग हैं, इन्होंने सिर्फ सभाएं करना, या आप कह सकते हैं सभाएं करना, प्रचार करना प्रेस के द्वारा,
और विनम्र तरीके से अपनी मांगे रखना, विनम्र तरीके से उन्हें लेटर लिख के भेजना कि हाँ आप हमारी ये मांग है, आप इसको पूरा कीजिए। और उनकी मांगे देखिए क्या क्या थी, ये उनकी मांगे थी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। गाइज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके गाइज़, थैंक यू वेरी मच गाइज़।